नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर स्टे लगा दिया है, उनके इम्प्लीमेंटेशन पे, और साथ ही 4 लोगों की कमेटी बनाई है जो सरकार और किसानों के बीच दोनों से आपस में बातचीत करेगी, यानी मध्यस्थता करेगी। साफ तौर पर ये जो पहली नज़र में जिस तरह से ये मामला नजर आता है उतना आसान नहीं है, बल्कि बेहद पेचीदा है। जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस तरह का रोल अदा करके सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं संविधान में जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल है कि संसद का अपना काम होता है और अदालत का अपना काम होता है, कहीं ना कहीं दखल दे दिया है। यानी कानून के अखाड़े से सीधे अब राजनीति के मैदान में कूद गया है सुप्रीम कोर्ट, और ये एक लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि संसद जो है और संसदीय जो प्रणाली है, यानी कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसको अंडरमाइन करने, उसको कमजोर करने का काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और साथ साथ ये काम करने के दौरान भी कहीं ना कहीं उसका पूरा झुकाव चाहे या अनचाहे, जाने या अनजाने, सरकार की तरफ नजर आ रहा है, जिससे साफ तौर पर किसानों का जो सुप्रीम कोर्ट में जो एक आस्था है, किसानों का या किसी भी आम नागरिक का भारत के, वो पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हुआ है। तो साफ साफ बात यह है कि जो नई समस्याएं सुप्रीम कोर्ट ने पैदा कर दी हैं, ये कहने के नाम पर कि वो बहुत ऑनेस्ट मीडिएटर का काम कर रहा है, कि ईमानदाराना तरीके से मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं नई समस्याएं पैदा कर दी हैं। तो पहले सरकार ने मजाक उड़ाया पूरी संसद का कि लोकतांत्रिक तरीके से इन कानूनों को बिना किसानों से बातचीत किए हुए उनको पास कर दिया, और उसके बाद इन कानूनों की जो वैधानिकता है, जो कानूनी पहलू है, संवैधानिक पहलू है, यानी कि कोर्ट को हक इस बात का है कि अगर संविधान के खिलाफ कोई कानून जाता है तो साफ तौर पर यह कह सकता है कोर्ट कि इसको हम रद्द करते हैं। लेकिन क्या ये कानून अच्छा है या बुरा है, यानी कि पॉलिसी के हिसाब से नीतिगत जो फैसला है वो सिर्फ संसद कर सकती है। तो इस मामले में दखल देकर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया। और 2 महीने का वक्त आप ये देखिए कि अब जो है अगली सुनवाई इस मामले को लेकर 2 महीने बाद होगी। इस मुद्दे पर मैं बातचीत करूंगी संजय हेगड़े से, सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे यहाँ चर्चा करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत अहम दिन, मैं क्यों कह रही हूं कि यह अफसोसनाक भी है और खतरनाक भी है, जो कोर्ट के इस रवैये से हमारे सामने आया है, क्योंकि इसका सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले दशकों तक इसका असर हमें देखने को मिलेगा। तो सरकार की तरफ जो झुकाव नजर आया है, कि जो तनाव सरकार झेल रही थी कि 26 जनवरी को जिन ट्रैक्टर रैली और किसान रैली का जिक्र कर रहे थे किसान, कि हम इसको और ज्यादा बढ़ चढ़कर आगे करेंगे और एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता था सरकार को, उससे एक तरह से मुक्ति दिलाई है। अब ये वाकई सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि ऐसा हुआ है या बाकायदा प्लानिंग के तहत ऐसा हुआ है, क्योंकि आपको ये भी याद रखना चाहिए कि किसानों के जो वकील थे उन्होंने 1 दिन का समय मांगा था कि हम पहले किसानों से बातचीत करेंगे, फिर हम आप तक आएंगे। लेकिन अदालत ने उन्हें वो वक्त भी नहीं दिया, और इसीलिए कोर्ट में जिस वक्त ये ऑर्डर पास हुआ, किसानों के वकील वहां पर मौजूद नहीं थे। तो 2 महीने का जो ये वक्त अब देने की बात है, क्योंकि सुनवाई 2 महीने बाद होगी, इससे कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि जो किसानों के आंदोलन का जो मोमेंटम है, पूरी जो ये प्रक्रिया बनी हुई है, पूरा जो जोश खरोश है, ये पूरे तरीके से दब जाए। क्योंकि जाहिर है 2 महीने तक किसान क्या कहेंगे, और एक आम नागरिक की नजर में भी बात ये आएगी कि देखिए, अभी तक सरकार से नाराजगी थी, अब सुप्रीम कोर्ट जब कमेटी बना रही है, इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रही है, शांति लाने की कोशिश कर रही है, तो अब किसान उनकी बात भी नहीं मान रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो आंदोलन है उसे रद्द करना, खत्म करना या मुलतवी करने की पूरी जिम्मेदारी किसानों के ऊपर लाद दी गई है। तो जहां सीधे तौर पर यह मामला जुडिशियल ओवररीच का नजर आ रहा है, यानी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल रही है अदालत, दुष्यंत दवे जो कि किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में, उन वकीलों में शामिल हैं, और साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं, उनसे द वायर के करण थापर ने बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि क्या वो ये मानते हैं कि इस तरह से इसकी आड़ में पूरे जो जजेस हैं वो राजनीति के अखाड़े में दाखिल हो गए हैं। The power of the Supreme Court to grant stay against unconstitutional legislation exists. There is no doubt about it. But, in a political arena, like the present farmers' agitation, for the court to have stepped in, because if you will see, the judges had made up their mind when they came to the court on Monday. And as soon as the court assembled, the judges, just simply told the government that we are going to grant a stay and we are going to constitute a committee. And which left, in fact, the Attorney General and the Solicitor General quite flabbergasted. So it was quite surprising because the judges, without hearing anybody, had made up their mind about it.
So yes, the judges have entered into political arena in this case. Their declared objective is of course laudable, namely to avoid any kind of bloodshed. दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो दुष्यंत दवे ने उठाया वो ये कि जब बाकायदा वो सवाल, वो कानून जो कि सीधे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आते थे और जिससे करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं, सीएए का कानून, इसके अलावा कश्मीर में आर्टिकल 370 और सबसे बड़ी बात लव जिहाद के कानून जो अलग अलग राज्य पास कर रहे हैं, जहां दर्जनों की तादाद में जो मुस्लिम युवा हैं उनको जेल में डाला जा रहा है लव जिहाद के नाम पर। जब ये मामले सामने आए हैं मानवाधिकारों से जुड़े हुए और साथ ही संविधान से सीधे तौर पर जुड़े हुए, तो कोर्ट ने क्यों इंटरवीन नहीं किया, ये सवाल उठाया दुष्यंत दवे ने। It's while the Supreme Court has the power to grant stay against any legislation, it rarely exercises that power. I must tell you with deep sense of regret that in December of 2019, I wrote an article which appeared in Indian Express during the winter vacation, in which I called upon Chief Justice Bobde to constitute immediately a bench of the Supreme Court during the vacation and grant stay against the operation of the CAA. And I said so because I wanted the Supreme Court to intervene at that stage to stop any possible bloodshed which was likely to take place. And I must say with great regret that the Chief Justice Bobde did not heed to that request, and it did result into loss of avoidable lives of innocent men, women, and children, and thousands are now languishing in jails. Similarly, if you will see just a week or so ago, when the draconian, these love jihad laws, whatever it's called, this, rather sad, piece of ordinances issued by several governments came up for challenge before the same bench presided by Chief Justice Bobde. While he issued notice on it, he declined to grant a stay, meaning thereby, in the meanwhile, under these draconian laws, hundreds of people will be jailed across the country in BJP-ruled states, and they will suffer indefinitely. So, I mean, it's this kind of a selective exercise of power to grant stay against legislation is something which is deeply disturbing. Supreme Court must be a consistent court. Its laws cannot differ from subject to subject or from bench to bench. तो जहां एक तरफ इस जो कृषि कानून है उनकी संवैधानिकता पर सुनवाई ना करते हुए सीधे सीधे उस पर स्टे लगा देना, जबकि कोर्ट के पास ये ऑप्शन था कि संवैधानिकता पर सुनवाई करके सीधे ये कहा जा सकता था कि ये संविधान के अनुरूप नहीं है, इसलिए हम इन्हें रद्द करते हैं। इन पर स्टे लगाकर कहीं ना कहीं किसानों में एक अविश्वास की स्थिति पैदा की है सुप्रीम कोर्ट के पूरे इंस्टीट्यूशन को लेकर। इसे किस तरह से समझा जाए, और साथ साथ ये भी कि क्या जो संसदीय प्रक्रिया है, हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसका एक तरह से उसको मॉक किया है या उसका मजाक उड़ाया है, ये जानने के लिए बातचीत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े से। संजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, इससे पहले कि मैं सेपरेशन ऑफ पावर्स पे सवाल पूछूं कि अलग अलग जो काम है हमारे जो लोकतंत्र के अलग अलग खंभे हैं जिसमें सरकार है और इसके अलावा जुडिशरी है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो सवाल उठ रहा है वो ये कि बिना एक भी हियरिंग के जो मुद्दा था कि क्या ये कानून, कृषि कानून जो है वो संवैधानिक है या नहीं, इन पर कोई हियरिंग नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, इनकी क्या कानून के लिए कंपैटिबल है या नहीं, बिना किसी हियरिंग के इस पे स्टे लगा देना किस हद तक जायज है ये कानून की निगाह से? देखिए, जायज नाजायज वो सवाल थोड़े अलग रख लीजिएगा। कोर्ट के सामने क्या थी? कोर्ट के सामने ये सवाल था कि जो प्रदर्शनकारी है उनको रोड से हटाने का एक पिटीशन था। फिर एक हाथ पिटीशन ऐसे थे जो ये कानून को चुनौती दे रहे थे, पर मामला इस पे चल रहा था कि प्रदर्शनकारियों के बारे में क्या किया जाए। कोर्ट ने सरकार को ये भी कह दिया था कि रुकावट तो आपने डाला है, आपने पहले बैरियर्स खड़े किए। तो ये जो मामला है, ऐसा नहीं है कि पहले ही तारीख पे ये ऑर्डर आ गया। 2 या 3 सुनवाई हो चुकी थी, और जब ये आखिरी सुनवाई हो रही थी तब सरकार ने ये नहीं कहा कि आप इस पर कोई रोक न लगाए। एक तारीख पहले ही चीफ जस्टिस ने कह दिया था कि अगर आप ये सुलझा नहीं सके ये जो प्रोटेस्टर्स का मामला है,
तो हम शायद स्टे कर लेंगे, इम्प्लीमेंटेशन स्टे कर लेंगे। तो एंड में ये तीसरी सुनवाई पे कोर्ट ने कह दिया कि भाई अच्छा, हम अभी कानून पर रोक नहीं लगाएंगे, पर कानून के इम्प्लीमेंटेशन पे रोक लगाएंगे। वो एक डिस्टिंक्शन है। और उन्होंने ये भी एक प्रदर्शनकारियों को कह दिया कि क्योंकि अभी ये रोक लगा है, आप जाके कमेटी से बात कर लो। हाँ, मैं ये मानता हूं कि कमेटी की जो कंपोजिशन है उसके बारे में कोई कुछ खास बात हुआ नहीं था। इस ठंड में वहां बैठे हैं और जहां रोज कोई ना कोई मर जाता है, तो इस हालात में अगर कोर्ट ने ये सोचा कि अगर ये मामले को थोड़ा ठंडा किया जाए, एक स्टे हो, एक कमेटी हो और एक विनती हो कि अब फिलहाल के लिए आप अपना आंदोलन टाल दो, तो मैं ये नहीं समझता कि ये बिल्कुल वाहियात चीज है। जी हाँ, लेकिन संजय इस पर टिप्पणी बहुत की जा सकती है, पर अगर आप ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यूरिसडिक्शन जो कभी कभार कोर्ट कर लेता है, तो उसके तहत तो ये एक फैसला है जो कोई कोर्ट कर भी सकता था। नहीं संजय हेगड़े जी, यही तो पूरा पेच है। आप कह रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप कह रहे हैं कि भाई 60 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, ठंड में वो लोग पड़े हुए हैं और कोर्ट ने दिखाने की ऐसी कोशिश की कि किसानों को बचाने की बात करें, लेकिन यहाँ तो किसान और ज्यादा मजबूर नजर आ रहे हैं। द वायर पर कल ही हमने एक कार्यक्रम चलाया जिसमें एक किसान ने ये कहा कि जहर हमें दिया जा रहा है, जहर हम कम पिए या ज्यादा पिए, हमें मरना ही है। यानी उनकी कहने की एक कोशिश थी कि अगर आप इन कानूनों में बदलाव की भी बात कर रहे हैं, इस वक्त को भी एक तरह से टाइम बाइंग मैकेनिज्म जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो तो बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि एक मोमेंटम जो बनता है एक आंदोलन का, ये नामुमकिन है कि 2 महीने बाद फिर से हजारों की तादाद में किसान आ जाएंगे और फिर से प्रदर्शन करेंगे। और जो बाहर किसान बैठे हुए किसी मकसद के तहत बैठे हैं, अगर उनका वो ऑब्जेक्टिव ही हल नहीं होता, वो उद्देश्य ही पूरा नहीं होता, बल्कि 2 महीने का वक्त और सरकार को दे दिया गया, तो ये किसानों की मदद कैसे हुई? मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि ये किसानों की मदद किस तरह हुई, और खासकर उस तरह के कमेटी मेंबर्स को बिठाकर बुलाकर जो चारों के चारों पब्लिक रिकॉर्ड के तहत सरकार का और कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं। तो कैसे अदालत मदद करना चाह रही है किसानों की, समझ में नहीं आ रहा। देखिए, इस फैसले से ना सरकार खुश है ना किसान खुश है। और मुझे ये स्मरण आता है कि एक प्रोफेसर साहब थे, प्रोफेसर मार्क कैलेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के बड़े प्रोफेसर है। उन्होंने लिखा था इंडियन जुडिशरी के बारे में। इंडियन जुडिशरी के आइडिया ऑफ जस्टिस वो है कि अगर 2 लोग एक 100 रुपए के नोट के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं, तो उस नोट को आधे आधे में फाड़ के दोनों को एक एक आधा देना, दोनों नाखुश हो जाते हैं। तो कोर्ट ने एक कोशिश करी है कि भाई कुछ ऐसा हल निकले जिससे किसानों को ये लगे कि मामला अभी स्टे हो गया है और सरकार बिल्कुल जी नहीं, ये कानून पार्लियामेंट ने पास किया है और कोई बीच में नहीं आ सकता है, वैसे भावना को पर भी एक रोक लगा दिया है। पर जो कमेटी बनी है, अगर उसमें वो कैसी बनी वो मुझे पता नहीं है, और अगर कोर्ट को किसी ने ये नाम दिए हैं और कोर्ट इनके बारे में सब कुछ नहीं जानती थी, तो अभी भी वक्त है, कोई भी जा सकता है। सर, ये कमेटी जो आपने बनाया है इसमें तब्दीली हो, ये सब इनका रिकॉर्ड है, इस कमेटी में और लोगों को जोड़िए या एक आध लोगों को कम कर लीजिए। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि ऐसी कोई याचिका अगर आ जाए कोर्ट उसे नजरअंदाज करेगी। जी, आप ये कह रहे हैं आपको अभी भी उम्मीद है कि कॉम्पोजिशन जो है, जो सदस्य हैं वो बदले जा सकते हैं किसानों की पसंद के, या कम से कम 2 सरकार की तरफ के और 2 किसानों के सदस्य लाए जा सकते हैं। आप कम से कम उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। लेकिन संजय हेगड़े जी, ये जो आशंकाएं हैं, जो अविश्वास है, ये जो
एब्सेंस या लैक ऑफ फेथ है इन जुडिशरी, ये पूरे 1 साल का जो इतिहास रहा है, 1.5 साल का, उससे आता है। आप देखिए सीएए से शुरुआत हुई, उसके बाद हमने देखा कश्मीर का पूरा मुद्दा आया, कैसे एक के बाद एक जो इतने एग्जिस्टेंशियल मुद्दे हैं, अस्तित्व से जुड़े हुए मुद्दे हैं, लाखों करोड़ों नागरिकों के, उस पर एक टाइम बाउंड तरीके से जो अदालत को रुख अपनाना चाहिए था, हेबियस कॉर्पस का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वही बदल दिया अदालत ने कि वो जल्दबाजी में, जब आपके पास और कोई रिकॉर्ड्स ना हो तब आप अदालत के पास जाते हैं। उस सब के बाद अब ये तीसरी बारी आई है कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है वो तय करनी थी कि क्या ये संविधान सम्मत है या नहीं, ये कानून क्या कानून की नजर से ठीक है या नहीं। तो पहले तो सवाल ये उठ रहा है कि इस सब पर कोई सुनवाई ना करते हुए, ये ना बताते हुए कि इन कानूनों में ये 4 समस्याएं हैं, इसलिए हम यहाँ पर स्टे दे रहे हैं। अदालत ने कहीं ना कहीं जो संसद का काम है उसमें दखलंदाजी की है, इसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए, संसद कभी भी कोई भी कानून बना सकता है। संसद के कानून संवैधानिक है या नहीं है, ये कहना कोर्ट का काम है। और जो तो उस हद तक तो जुडिशियल रिव्यू है ही। सुनवाई के बाद ये फैसले पे आ जाते हैं। यानी सुनवाई में क्या होता है कि पहले आप दूसरे साइड को नोटिस दो, उनका पक्ष पता करें, फिर सुनवाई करके फिर फैसला दें। पर कभी कभार ऐसा होता है कि स्थिति में एक इंटरिम ऑर्डर की जरूरत होती है कि जब तक सुनवाई खत्म ना हो तब तक क्या करना चाहिए। तो ये जो आज आया है ये तो सिर्फ एक इंटरिम ऑर्डर है, और इंटरिम ऑर्डर इस लहजे से देखते हुए कि बाहर लोग ठंडी में मर रहे हैं, क्या शांति बहाल करना कोई बुरी बात है? कोशिश है, एक कोशिश है कोर्ट की तरफ से। और ऐसा भी हो सकता है अगर एक साइड कहे जी हमें आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, हमने आपसे कुछ मांगा नहीं था, आपने क्यों दिया, तो ये भी कह सकती है चलिए ये इंटरिम ऑर्डर था, हम इंटरिम ऑर्डर को निकाल देते हैं, आप चलिए आप अपना रास्ता देखिए। तो फिर उससे फायदा क्या होगा? नहीं हेगड़े जी, लेकिन ये बताइए कि बिना इंसाफ के शांति कैसे होगी, बिना जस्टिस के पीस कैसे होगा? आप ये कह रहे हैं कि शांति के लिए बात है, अगर इंसाफ करेगी अदालत तभी तो शांति होगी। ये खामख्वाह की शांति, जो सुपरफिशियल शांति है, वो क्यों होगी? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये लोग अपनी ख्वाहिश से नहीं बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत मजा आ रहा है कि इतनी कड़ी ठंड में 60 लोगों ने जान दे दी। कोई इतनी बड़ी बात है, इतना दिल पर लगी है किसानों की, उनकी लाइफ और लाइवलीहुड का सवाल है। अगर वो जो बुनियादी मसला है उसे बिना हल किए अगर इस प्रोटेस्ट को डिले करना चाहती है अदालत, तो इसमें किसानों की मदद कैसे हुई, कैसे शांति हुई? देखिए, शांति कोर्ट नहीं ला सकती है। वैसे अल्टीमेट कानून बनाना या कानून को वापस लेना वो तो संसद का काम है। अगर संसद कोई कानून पारित करती है उसे एग्जामिन करना कोर्ट का काम है। और एग्जामिनेशन क्या होता है, मेरिट्स पर कभी बात नहीं हो सकती है कि ये कानून अच्छा कानून है, बुरा कानून है, वो कोर्ट नहीं देखती है। कोर्ट तो सिर्फ यही देखती है ये कानून बनाने का हक है, यानी ये सेंटर का हक है, स्टेट का हक है, यानी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है या नहीं है, वो देखेगी। और क्या किसी के फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करता है या नहीं, वो देखेगी। विजडम ऑफ लेजिस्लेशन जो कहते हैं वो कोर्ट के दायरे में आता ही नहीं है। बिल्कुल। और तो उस वैसे वाली शांति या राहत कोर्ट नहीं दे सकती है। उसका फैसला सिर्फ पार्लियामेंट में हो सकता है, चुनाव में हो सकता है, और कभी कभार सड़कों पे होता है। कोर्ट सिर्फ यही कह रहा था कि जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एग्जामिन करें तब तक एक स्टेटस को जो पुनर्स्थिति है उसे हम बहाल रखना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय हेगड़े जी। अगर ऐसी ही उम्मीद होती वाकई के नागरिकों से, ऐसा ही रिश्ता इस सरकार ने बनाया होता जिस मीठी भाषा का आप जिक्र करें, तो शायद इतनी बड़ी तादाद में लोग, हजारों की तादाद में यहाँ 50 दिन हो गए हैं उनको यहाँ पर बिल्कुल पड़े हुए खुले में ठंड में,
तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करना जरूर बेमानी है कि सरकार कोई ऐसा कदम उठाएगी, लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया। नमस्कार। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।